आज से करीब 7,000 साल पहले बिना सीमेंट, बिना धातु और बिना किसी आधुनिक मशीनरी के समुद्र के बीच 30 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया गया था। ऐसा पुल जिसके पत्थर न डूबते थे और ना ही अपनी जगह से हिलते थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम रखा हो। लेकिन असली सवाल यह है कि ये पत्थर डूबते क्यों नहीं? कौन सी शक्ति इन्हें तैराए रखती थी? और क्या ये पुल सच में भगवान राम ने बनवाया था? आज हम इस 7,000 साल पुराने रहस्य का सच उजागर करने वाले हैं। समुद्र हमेशा से मानव सभ्यता के लिए रहस्यों का घर रहा है। लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, लेकिन समुद्र की गहराइयों में छुपे कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय की परतों में दब जाते हैं, कभी पूरी तरह मिटते नहीं। इन्हीं रहस्यों में एक नाम सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है, राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 30 किलोमीटर लंबी एक सीधी रेखा में फैला यह अद्भुत मार्ग सिर्फ एक भूगोलिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार ये वही सेतु है जिसे प्रभु श्री राम की वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे केवल एक प्राकृतिक फॉर्मेशन बताते हैं, तो कुछ इसे एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार मानते हैं। आज के इस डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में हम सच का पता लगाने वाले हैं। क्या राम सेतु सिर्फ एक कथा है, या ये वास्तव में मानव निर्मित संरचना है? क्या पत्थर सच में तैरते थे? क्या वैज्ञानिक प्रमाण इस कथा की पुष्टि करते हैं? और क्या आधुनिक अनुसंधान यह साबित कर चुका है कि यह पुल इतिहास की गहराइयों से आज भी जीवित है? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें वापस जाना होगा हजारों साल पहले, रामायण के उस अध्याय में जहां इस अद्भुत पुल की शुरुआत हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका पहुंचना चाहते थे, उनके सामने विस्तृत समुद्र खड़ा था। सीता को बचाना था, पर मार्ग बंद था। ऐसे में भगवान राम समुद्र देव की शरण में गए। 3 दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया, प्रार्थना की, लेकिन समुद्र मौन रहा। चौथे दिन प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। धनुष की टंकार से आकाश कांप उठा। तभी उसी क्षण भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, मैं आपका भक्त हूं। मेरा स्वभाव जल है, मैं सूख नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राम एक सेतु का निर्माण करें, और वह वचन देते हैं कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर समुद्र में स्थिर रहेंगे। तब नल और नील, विश्वकर्मा के वंशज और असाधारण शिल्पकार आगे आए। रामायण के अनुसार वे जिस पत्थर को छूते थे वह समुद्र में डूबता नहीं था। उसके बाद वानर सेना ने हजारों लाखों पत्थर समुद्र में डाले और 5 दिनों में 30 किलोमीटर लंबा सेतुबंध तैयार कर दिया। यह एक दिव्य अध्याय था, विश्वास, साहस और सामूहिक शक्ति का प्रतीक। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्या ऐसा सच में संभव था? क्या पत्थर तैर सकते हैं? क्या समुद्र पर पुल बन सकता था? इन सवालों का जवाब हमें विज्ञान में खोजने की जरूरत है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि पत्थर हमेशा पानी में डूबते हैं, लेकिन विज्ञान इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। किसी वस्तु के तैरने या डूबने का मुख्य नियम है घनत्व, डेंसिटी। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से कम है, वह तैरेगी। यदि अधिक है, वह डूबेगी। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति में ऐसे पत्थर होते हैं जिनका घनत्व पानी के बराबर या उससे कम हो? और इसका उत्तर है हाँ। दुनिया में कई प्रकार के पत्थर ऐसे हैं जो हल्के, पोरस छिद्रयुक्त और स्पंज जैसे होते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्कोपिक हवा के बुलबुले, कैविटी और खाली जगहें होती हैं। ऐसे पत्थरों को पुमाइज स्टोन, कोरल स्टोन या पोरस वोल्केनिक स्टोन कहा जाता है। रामेश्वरम और धनुषकोडी क्षेत्रों में ऐसे पत्थर आज भी पाए जाते हैं। इन पत्थरों को उठाने पर पता चलता है कि वे सामान्य पत्थरों की तुलना में अत्यंत हल्के होते हैं और उनमें टाइनी एयर पॉकेट्स होती हैं। कई बार ये पत्थर पानी पर तैरते दिखते हैं, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक। इन पत्थरों में हवा भरी होने के कारण इनकी डेंसिटी कम होती है और वे बॉयंसी के कारण तैर जाते हैं। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश आर्य बताते हैं कि रामेश्वरम क्षेत्र में मिलने वाले कोरल स्टोन्स दुनिया के अन्य कोरल फॉर्मेशंस से अलग, अधिक हल्के और यूनिकली पोरस होते हैं।
यह जियोलॉजी और ओशन करंट्स के रेयर कॉम्बिनेशन के कारण संभव हुआ। उन्होंने डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री लेजेंड्स ऑफ रामायणा में एक बड़ा कोरल आसानी से उठाकर दिखाया था, जो यह साबित करता है कि ये पत्थर लाइटवेट हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन्हीं कोरल स्टोन्स का उपयोग पोर्चुगीज ने औपनिवेशिक काल में चर्च बनाने के लिए किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि वे स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग भी हैं। इसका अर्थ यह है कि ऐसे पत्थर जादुई नहीं, बल्कि वास्तविक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सभी पत्थर तैरते थे, बल्कि यह कि इन हल्के पोरस कोरल स्टोन्स को शैलो पानी वाले हिस्सों में भरकर पूरा मार्ग बनाया जा सकता था। अब अगला सवाल उठता है, क्या राम सेतु सिर्फ पत्थरों से बना था, या इसके पीछे कोई प्राकृतिक संरचना भी थी जिस पर मानव ने काम किया? रामेश्वरम का समुद्री भूगोल दुनिया में अनोखा है। यह वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक बेहद संकरे क्षेत्र में मिलते हैं। इस कारण यहाँ समुद्री धाराएं एक दूसरे से टकराती हैं और उनकी गति एक दूसरे को लगभग निष्प्रभावी कर देती है। जब समुद्र शांत हो जाता है तो वह अपने भीतर की रेत, शंख, कैल्शियम और कोरलाइन पार्टिकल्स को यहीं जमा करने लगता है। इसी प्रक्रिया के कारण यहाँ बड़ी संख्या में सैंड बैंक्स बनते हैं, कुछ पानी के ऊपर, कुछ बिल्कुल सतह के बराबर और कुछ थोड़े गहरे। इन सैंड बैंक्स का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये क्षेत्र सदियों से एक प्राकृतिक एलिवेटेड रिज की तरह बना हुआ है, जो बिल्कुल सीधी रेखा में भारत से श्रीलंका तक फैला है। यही वह भूगोल है जिसने राम सेतु की कथा को वैज्ञानिक रूप से संभव बनाया। कई जगह ये सैंड बैंक्स इतने उथले थे कि उन पर आसानी से चला जा सकता था, लेकिन बीच बीच में जहां पानी थोड़ा अधिक गहरा था, वहां सेतु निर्माण के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रितेश आर्य बताते हैं कि यदि राम की सेना ने इन प्राकृतिक सैंड बैंक्स को एक फाउंडेशन की तरह उपयोग किया हो और जहां जहां पानी गहरा था वहां पोरस कोरल स्टोन्स डालकर उन्हें भर दिया हो, तो पूरा 30 किलोमीटर लंबा मार्ग आसानी से बन सकता है। इसे वे डैम रोड मॉडल कहते हैं। यानी यह पुल किसी आधुनिक पुल की तरह ऊंचे ऊंचे पिलर्स पर नहीं बना था, बल्कि प्राकृतिक समुद्री ऊंचाइयों पर मानव ने हल्के पत्थरों से एक सतत मार्ग तैयार किया। यह मॉडल न केवल भूगर्भ विज्ञान से मेल खाता है, बल्कि रामायण के विवरण को भी एक वैज्ञानिक आधार देता है। इस सिद्धांत के अनुसार समुद्र की सतह पर पहले से एक नेचुरल रिज मौजूद थी। हल्के कोरल स्टोन्स को गैप्स में भरकर इसे जोड़ दिया गया। कुछ पत्थर तैरते थे, कुछ धीरे धीरे सेटल होकर बेस को मजबूत करते थे, और इस तरह कुछ ही दिनों में एक यूजेबल मार्ग तैयार हो गया। इस मॉडल को देखकर यह समझना आसान हो जाता है कि राम की सेना किस तरह कुछ ही दिनों में समुद्र के ऊपर रास्ता बनाकर लंका तक पहुंच सकी। यह प्राचीन भारत की मरीन इंजीनियरिंग का एक अनोखा उदाहरण हो सकता है, जो आज भी हमारे लिए चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। राम सेतु की आधुनिक खोज 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है। 1930 के दशक में दक्षिण भारत के कई मछुआरों ने बताया कि समुद्र के अंदर एक सीधी लाइन जैसी आकृति है, जिसके कारण नावें कई बार फंस जाती हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर समुद्र की सतह के करीब हैं और कुछ हिस्सों में पानी बहुत उथला है। कुछ दशक बाद पायलटों ने हवाई सर्वेक्षण करते समय देखा कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र की सतह एक सीधी पतली बेल्ट जैसी दिखाई देती है। ये पैटर्न प्राकृतिक संरचनाओं में बहुत अनकॉमन है, क्योंकि प्रकृति शायद ही कभी लंबी सीधी रेखाएं बनाती है। इन ऑब्जर्वेशंस ने शोधकर्ताओं को पहली बार सोचने पर मजबूर किया कि शायद समुद्र में वाकई कुछ मानव निर्मित या कम से कम व्यवस्थित संरचना मौजूद है। 1960 और 1970 के दशकों में समुद्र वैज्ञानिकों ने इनिशियल सर्वेज शुरू किए। उन्हें नीचे की सैंड रिज और उसके ऊपर फैले पत्थर मिले, लेकिन टेक्नोलॉजी सीमित होने के कारण कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यह रहस्य वहीं छोड़ दिया गया ताकि समय आने पर पुनः उठाया जा सके। 2002 में नासा के शटल रेडार टोपोग्राफी मिशन की सैटेलाइट इमेजेस ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच 30 किलोमीटर लंबी एक बिल्कुल स्ट्रेट लिनियर स्ट्रक्चर दिखाई दी। ये कोई साधारण सैंड फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रिज थी
जिसकी चौड़ाई लगभग समान थी और लाइन पूरी तरह सीधी। नासा ने साफ कहा कि वे केवल इमेजेस दे रहे हैं। ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक है या दोनों का मिश्रण, ये तय करना भूगर्भ वैज्ञानिकों का कार्य है। परंतु इतने परफेक्ट अलाइनमेंट को देखकर वैज्ञानिक समुदाय में दो धाराएं बन गई। एक समूह ने कहा कि यह एक नेचुरल सैंडबार है, जबकि दूसरे ने कहा कि इतने लंबे स्ट्रेट फॉर्मेशन का बनना अपने आप में मानव हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। यह चर्चा दुनिया भर की हेडलाइंस में आ गई। राम सेतु अचानक वैश्विक स्तर पर क्यूरियोसिटी का विषय बन गया। 2004 की विनाशकारी सुनामी ने भारतीय उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र कई जगहों पर पीछे हट गया और रामेश्वरम के पास समुद्र के भीतर छुपे कई हिस्से पहली बार साफ दिखाई देने लगे। लोगों ने देखा कि शैलो वाटर में पत्थर एक सीधी लाइन में फैले हुए हैं। स्थानीय लोगों ने इन दृश्यों के फोटो और वीडियोस बनाए, जिन्हें बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT) ने अपने अध्ययन के लिए इकट्ठा किया। ऐसा लगा मानो समुद्र ने स्वयं संकेत दिया हो, ये मार्ग आज भी मेरे भीतर छुपा है। इस घटना के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र में व्यापक और सिस्टमैटिक सर्वेज शुरू किए। सोनार मैपिंग, अंडर वाटर फोटोग्राफी, सेडिमेंट एनालिसिस और कोरल डेटिंग, इन सब का उपयोग कर आधुनिक भारत ने प्राचीन रहस्य को समझने की दिशा में सबसे बड़ा कदम बढ़ाया। 1980 से 2000 के बीच NIOT, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने मिलकर राम सेतु पर दुनिया की सबसे गंभीर साइंटिफिक स्टडीज की। उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए। समुद्र के नीचे प्राकृतिक सैंड रिज है जो लाखों वर्ष पुरानी है। इस रिज के ऊपर रखे पत्थर 5000 से 7000 वर्ष पुराने हैं। पत्थरों की अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, जो नेचुरल पैटर्न नहीं है। कई पत्थरों पर तराश और कटिंग के निशान मिले हैं। कोरल ग्रोथ इस तरह है कि वह पत्थरों के ऊपर डेवलप हुई, यानी पत्थर पहले से वहां रखे गए थे। सोनार स्कैन में क्लियर मैन मेड क्लस्टर्स दिखे। इन निष्कर्षों ने पहली बार विज्ञान को यह स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया कि यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक नहीं है। यहाँ मानव का हाथ अवश्य है, और यह हाथ अत्यंत ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल था। जब वैज्ञानिकों ने राम सेतु के पत्थरों और उनसे जुड़े कोरल फॉर्मेशंस को दुनिया की अलग अलग प्रयोगशालाओं में भेजा, तो उनके निष्कर्ष चौंका देने वाले थे। भारत, डेनमार्क, जर्मनी और अमेरिका की कई प्रयोगशालाओं ने कार्बन डेटिंग और यूरेनियम थोरियम डेटिंग जैसे आधुनिक परीक्षण किए। परिणाम ये बताते हैं, कोरल फॉर्मेशंस लगभग 3500 से 4000 वर्ष पुराने हैं। ऊपर रखे पत्थर 5000 से 7000 वर्ष पुराने पाए गए, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके नीचे की सैंड रिज लाखों वर्ष पुरानी है। ये टाइमलाइन न केवल भूगर्भीय दृष्टि से तार्किक है, बल्कि रामायण में बताए गए समय क्रम से भी मेल खाती है, जिसे कई विद्वान 5000 से 7000 वर्ष पुराना मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक सैंड रिज तो बहुत पहले से थी, लेकिन उसके ऊपर रखे पत्थर कंपैरेटिवली रीसेंट हैं, और यह रेंट प्लेसमेंट ही इंसानी हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। यहाँ एक वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन विशेष महत्व रखता है। कोरल हमेशा उस स्ट्रक्चर पर बढ़ता है जो पहले से मौजूद हो, और यहाँ कोरल पत्थरों पर विकसित हुआ है, न कि पत्थरों के नीचे। इससे सिद्ध होता है कि पत्थर पहले रखे गए, कोरल बाद में उगा। यह सीक्वेंस नेचुरल फॉर्मेशन वाले सिद्धांत को कमजोर करता है और ह्यूमन प्लेस्ड स्टोन्स ऑन नेचुरल रिज वाले थियोरी को मजबूत करता है। 2007 में राम सेतु सुर्खियों में तब आया जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए इसे काटने का प्रस्ताव रखा गया। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि ये था कि क्या ये संरचना मानव निर्मित है और क्या ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। सुप्रीम कोर्ट ने नियोत, ASI और GSI से रिपोर्ट मांगी। इन संस्थाओं ने जो तथ्य अदालत के सामने रखे, वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। समुद्री तल पर मिले फॉर्मेशंस बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट में हैं। इतने बड़े पैमाने पर स्ट्रेट नेचुरल फॉर्मेशंस नेचर में वर्चुअली इम्पॉसिबल हैं। बेस नेचुरल है, लेकिन उस पर रखे पत्थरों की ऑर्डरिंग स्पष्ट रूप से ह्यूमन पैटर्न है। स्टोन टाइप्स समुद्री क्षेत्र के सामान्य पत्थरों से अलग है।
और कई जगह कोरल बाद में विकसित हुआ है। यह स्ट्रक्चर किसी रैंडम नेचुरल डिपोजिशन जैसा नहीं लगता, बल्कि उद्देश्यपूर्ण प्लेसमेंट जैसा प्रतीत होता है। अदालत ने किसी निष्कर्ष की घोषणा नहीं की, परंतु साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने यह स्पष्ट कर दिया, राम सेतु पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है। यह मानव निर्मित तत्वों से संपन्न एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है। यह वह क्षण था जब आधुनिक विज्ञान और अदालत दोनों ने मिलकर यह स्वीकार किया कि यह संरचना यूनिकली सिग्निफिकेंट है और इसे नष्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। 2020 के बाद भारतीय शोध संस्थाओं ने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी को नई तकनीकों के साथ पुनः प्रारंभ किया। नए सोनार स्कैन्स, सब बॉटम प्रोफाइलिंग और अंडर वाटर ड्रोन्स ने राम सेतु की और भी सटीक डिटेल्ड 3D मैपिंग की। इन नए अध्ययनों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। सी फ्लोर के ठीक ऊपर 1 से 3 मीटर मोटी पत्थरों की कंटिन्यूअस चेन है। पत्थरों का अरेंजमेंट रिपीटेड पैटर्न में है, जो मानव द्वारा किए गए अलाइनमेंट से मिलता है। कोरल ग्रोथ और सेडिमेंट लेयरिंग पत्थरों के ऊपर समान रूप से फैली है। यह संकेत है कि स्ट्रक्चर बहुत पुराना है। कुछ स्थानों पर पत्थरों के नीचे सैंड लेयरिंग अननेचुरल गैप्स दिखाती है, यानी फाउंडेशन आर्टिफिशियली लेवल की गई है। पूरे 30 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में आर्किटेक्चरल सिमेट्री दिखाई देती है, जो किसी नेचुरल राइड में अपेक्षित नहीं होती। इन गहन अध्ययनों के बाद भारत सरकार ने राम सेतु को हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। कई अंतर्राष्ट्रीय ओशनोग्राफर्स ने इन फाइंडिंग्स को हाईली क्रेडिबल बताया। इसके साथ ही राम सेतु एक बार फिर एक वैश्विक चर्चा का विषय बन गया, लेकिन इस बार मिथक नहीं, बल्कि विज्ञान के रूप में। अब हमारे सामने 3 संभावनाएं हैं। 1, ये पूरी तरह प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसके खिलाफ सबसे बड़ी दलील है 30 किलोमीटर लंबी स्ट्रेट अलाइनमेंट, समान पैटर्न, मैन मेड प्लेसमेंट हिंट्स। 2, ये पूरी तरह मानव निर्मित है। ये भी पूरी तरह तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि फाउंडेशन लाखों वर्ष पुरानी है। 3, ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, नेचुरल सैंडबैंक्स प्लस ह्यूमन अलाइनमेंट प्लस कोरल ग्रोथ। ये तीसरा मॉडल विज्ञान और इतिहास दोनों को सबसे अच्छे तरीके से जोड़ता है। इस मॉडल के अनुसार समुद्र में प्राकृतिक सैंडबैंक्स हजारों वर्षों से मौजूद थे। प्राचीन लोगों, रामायण काल, ने इन नेचुरल शैलो पार्ट्स पर रास्ता बनाना शुरू किया। बीच के वाटर डिप्स को हल्के कोरल स्टोन से भरा गया। समय के साथ कोरल ने पूरे स्ट्रक्चर को सीमेंट कर दिया। समुद्र का स्तर बढ़ने से स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन मूल अलाइनमेंट आज भी दिखाई देता है। ये मॉडल कथा को खारिज भी नहीं करता और विज्ञान से भी टकराव नहीं पैदा करता, बल्कि ये दोनों को एक ही बिंदु पर ला खड़ा करता है। राम सेतु केवल एक पुल नहीं है, यह एक कालजयी प्रमाण है कि हमारी सभ्यता ने सदियों पहले भी ऐसे कार्य किए थे जो आज भी हमें चकित करते हैं। यह दिखाता है कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग, समुद्री समझ और सामूहिक श्रम कितने विशाल स्तर पर कार्य कर सकते थे। कथा हमें प्रेरणा देती है, विज्ञान हमें प्रमाण देता है, संस्कृति हमें पहचान देती है, और राम सेतु वह स्थान है जहां तीनों मिलते हैं। समुद्र आज भी शांत है, उसकी लहरें अनवरत गति से तट को छूती हैं, लेकिन उसके भीतर एक पुल अब भी छुपा है, जो इतिहास की धड़कन की तरह धड़कता है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, यह विश्वास, विज्ञान, परंपरा और मानवता का संगम है। यह याद दिलाता है कि कई बार जो कहानियां हम मिथक समझते हैं, वे इतिहास की परतों में छुपे सत्य होते हैं। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, एक सांस्कृतिक स्मृति है। राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, एक सभ्यता का प्रमाण है। राम सेतु अमर है, समुद्र की लहरों में, हमारे विश्वास में और विज्ञान की आंखों में भी। जय श्री राम।